गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के मॉड्यूल से सीए इंटर का टैक्सेशन पढ़ रहे थे। इसमें हमने जीएसटी भी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था सप्लाई अंडर जीएसटी। इसमें हम पेज नंबर 2.3 पे थे और डेफिनेशन समझ रहे थे। सप्लाई का चैप्टर इसलिए दे रखा है क्योंकि आप पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि जीएसटी सप्लाई पे लगता है। सप्लाई चाहे आपने गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, तो इस चैप्टर में आप अब डेफिनेशन पढ़ रहे थे। फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। गुड्स की डेफिनेशन इसलिए दे रखी है क्योंकि जीएसटी जो है वो गुड्स पे ही लगता है। तो आपको जीएसटी वालों ने बताया कि गुड्स में वो क्या क्या लेंगे। तो अपन ने पढ़ लिया था कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है अदर देन मनी और सिक्योरिटीज़, उन्हें गुड्स नहीं माना जाता। मनी और सिक्योरिटी तो गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं की गई, पर कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, तो ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर्ड होगा। तो मूवेबल प्रॉपर्टी आपने लास्ट में ढंग से समझ लिया था। मूवेबल प्रॉपर्टी में जनरली अगर कोई आपसे पूछ ले आपके नॉलेज के लिए, तो इसमें एक तो कैपिटल गुड्स आ जाएंगे जिन्हें आप कैपिटल एसेट्स बोलते हैं 11th क्लास से। कैपिटल गुड्स जैसे फर्नीचर हो गया, आपकी कोई मशीनरी हो गई एक्सेट्रा, वो कैपिटल गुड्स इसमें कवर होंगे। एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग तो कभी नहीं, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिन्हें मूव नहीं किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। जो परमानेंट अर्थ से, ज़मीन से अटैच है कोई प्रॉपर्टी, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अचल संपत्ति बोलते हैं हिंदी में इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। पर जो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उस पर जीएसटी लगेगा। इसमें कैपिटल गुड्स आ जाएंगे, इसमें रॉ मटेरियल आ जाएगा कोई, आप रॉ मटेरियल भी आपका हो गया। इसमें WIP वर्क इन प्रोग्रेस, थोड़ा बन गया सामान थोड़ा नहीं बना, एक फिनिश गुड्स इसमें कवर्ड होंगे। तो इन सबको कॉमनली जीएसटी में क्या बोलते हैं, पढ़ाया था आपको, इनपुट्स। इनको जीएसटी में बोलते हैं इनपुट्स, ठीक है। जो आप यूज़ में लेते हैं, या तो आप कच्चा सामान खरीद के लाते हैं फिर उससे कुछ बनाते हैं, वो भी आपके लिए इनपुट है। या WIP जो आप थोड़ा बन गया थोड़ा बनना बाकी है, वो भी इनपुट्स हैं। और फिनिश गुड्स जो बन के तैयार हो चुका है, बिकने के लिए रेडी है, वो भी इनपुट है। तो इन सबको तो इनपुट्स बोलते हैं जो आप यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में बेचने के मोटिव से। तो चाहे कैपिटल गुड्स हो चाहे इनपुट्स हो, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी की सप्लाई करने पे आपको क्या देना होगा, जीएसटी देना होगा। फिर इस डेफिनेशन को हम डीपली एनालाइज कर रहे थे, डीपली एनालिसिस कर रहे थे। हमने समझ लिया था मनी आपको समझा दिया गया था लास्ट वीडियो में। यहाँ कौन से मनी की बात की जा रही है, अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लास्ट वाला वीडियो देख लें। पर जनरल लैंग्वेज में मनी का मतलब यहाँ पे करंट मनी है, जो फैशन में है, जो आपके पास पैसे हैं अभी, जिसे आप यूज़ कर रहे हैं एक्सचेंज के तौर पे, आप उससे गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हैं। तो मनी को जो है जीएसटी की डेफिनेशन में, गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया गया। मनी पे किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मेरे पास 100 रुपीज़ का नोट है बिल्कुल नया, आपके पास थोड़ा सा पुराना नोट है, आपने मुझे बोला कि सर आपके पास अच्छा लग रहा है नया नोट, आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको 100 रुपये देता हूँ। तो आपने मुझे 100 रुपये दिए पुराना नोट, और मैंने आपको उसके बदले नया नोट दे दिया। पुराना नोट मतलब बंद नहीं हुआ है वो नोट, आप पुराना है, वो चलता है, फैशन में है, पर आपने एक्सचेंज कर लिया। मैंने आपसे 100 रुपये लिया, आपको नया नोट दे दिया। तो ये गुड्स, ये मनी है, ये फैशन में है जो पैसा, जो इससे आप गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं, उस पर कोई जीएसटी चार्ज नहीं होगा। सप्लाई तो हुआ ही है, मैंने आपको नया नोट दिया है सप्लाई किया, और आपने मुझे पुराना नोट दिया है, पर यहाँ पे नहीं लगेगा कोई जीएसटी क्योंकि मनी जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है सिक्योरिटी। आज हम इसका डीप एनालिसिस करेंगे। अब सिक्योरिटीज़ पे कोई जीएसटी नहीं लगता। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ठीक है, उसको ढंग से समझते हैं पहले कि कौन सी सिक्योरिटीज़ की बात की जा रही है। शेयर मार्केट से रिलेटेड है। देखिए, सिक्योरिटी शैल हैव द सेम मीनिंग। इस सिक्योरिटीज़ का मतलब वही है जो कि असाइन किया गया है, मतलब जो दिया गया है टू इट इन सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। हमारे इंडिया में एक सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है 1956, जो आप अपनी लॉ में पढ़ेंगे। इसमें बताया गया कि सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट कैसे किया जाएगा। सिक्योरिटी मार्केट है शेयर मार्केट से आप स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, तो इसमें प्रोविजंस लिखे होते हैं कि कैसे सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करेंगे आप। खैर इसको डीप में तो हमें पढ़ना नहीं है, ये तो आपके लॉ टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। मेरा काम है सिक्योरिटीज़ का मीनिंग आपको समझाना। वैसे अगर कोई जनरल लैंग्वेज में सिक्योरिटी का मीनिंग आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे, पहले बताया है आपको कि जब कोई कंपनी, जनरली पब्लिक कंपनी, कोई पब्लिक कंपनी ही पब्लिक से पैसा लाती है, जब कोई कंपनी या गवर्नमेंट पब्लिक में कोई पब्लिक से अमाउंट लेने के लिए एज ए रिसिट के तौर पे, जब आप पब्लिक से कोई अमाउंट लेके आते हैं तो एज ए रिसिट के तौर पे, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे आप जो उन्हें रिसिट देते हैं, एक रसीद देते हैं, वो सिक्योरिटी होती है। वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सिक्योरिटी जनरली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके बिहाफ पे
कोई पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेके आती है और आपको एक रसीद देती है, रिसिट देती है, हिंदी में रसीद बोल सकते हैं, कोई एक्नॉलेजमेंट देती है, तो उसे आप सिक्योरिटी बोलते हैं। वो कोई शेयर भी हो सकता है, वो कोई बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोई डिवेंचर भी हो सकता है। तो सिक्योरिटीज़ का मतलब पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पे। शेयर तो आप समझते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, इक्विटी शेयर्स भी हो सकता है। स्क्रिप्ट मतलब कोई भी स्क्रिप्ट हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। स्टॉक आप समझते ही होंगे, आपने 11th-12th से पढ़ रखा है कि शेयर ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक। इससे मैं समझा देता हूँ डीप में जाके। आप जब कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं अपने 11th क्लास में, 12th क्लास में प्रैक्टिकल पढ़ते हैं, तो उसकी डेफिनेशन में, शेयर की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है, शेयर ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक। अब व्हाट डू मीन बाय स्टॉक। अब यहाँ पे स्टॉक का क्या मतलब है। हम स्टॉक का मतलब तो उसी चीज़ से लेते हैं सर माइंड में। जैसे हम कॉमर्स के स्टूडेंट है, कोई हमसे स्टॉक वर्ड कहता है तो हम एकदम माइंड में क्लिक होता है कि वो या तो रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, या WIP की बात कर रहा है, फिनिश गुड्स की बात कर रहा है, क्योंकि स्टॉक वही है जो हम खरीदते बेचते हैं डे टू डे। पर ये कौन सा स्टॉक है जो शेयर के लिए कह रहा है कि शेयर ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक, इसे भी समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू है ₹100। फेस वैल्यू समझते हैं, एक शेयर जितने का होता है फेस वैल्यू जो कंपनी बताती है कि एक शेयर की फेस वैल्यू ये है। पार वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू भी बोलते हैं आप। तो ये ₹1 लाख हो गए यहाँ पर। तो जो मिस्टर ए है वो ₹1 लाख की कैपिटल के ऑनर है रिलायंस लिमिटेड में, आर लिमिटेड। यहाँ तक तो आगे होगा। आपने रिलायंस कंपनी के 1000 शेयर खरीद रखे, एक शेयर 100 का है, तो आप रिलायंस कंपनी में 1 लाख की कैपिटल के ऑनर हैं, राइट। अब आपने पढ़ा कि शेयर में स्टॉक भी इंक्लूड होता है। तो कंपनी लोग कहता है किसी भी कंपनी को कि कोई भी कंपनी चाहे तो अपने शेयर को, और कौन से शेयर होने चाहिए, फुली पेड अप। फुली पेड अप तो समझते हैं जिस पे शेयर होल्डर पूरे पैसे दे चुका है वो शेयर फुली पेड अप होते हैं। जैसे 100 का शेयर है, ए पूरे 100 रुपये कंपनी को दे चुका है, ₹100, तो ऐसे शेयर को आप फुली पेड अप शेयर बोलते हैं। और कोई भी पब्लिक कंपनी अपने फुली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। ये कंपनी लॉ में प्रोविज़न है, आप पढ़ेंगे आगे जाके डीप में अपने इसी इंटर में कंपनी लॉ में, कि कोई भी कंपनी अपने फुली पेड अप शेयर को, जो फुली पेड अप हो चुके हैं, जिन पे शेयर होल्डर सारे पैसे दे चुका है, उन्हें स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है। सर इसका क्या मतलब हुआ, स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, और वो ऐसा तभी करेगी जब हाँ करेंगे। अभी आप पढ़ेंगे आगे, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, यानी एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है, इसमें मोर देन 50% से ज़्यादा मेजोरिटी चाहिए होगी, और एक स्पेशल रेजोल्यूशन होगा। रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव, विशेष प्रस्ताव पास करना होगा कंपनी को मीटिंग बुलाकर, और अगर आप शेयर होल्डर एग्री करेंगे एटलीस्ट 3/4 75% या उससे ज़्यादा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, वो मान जाते हैं सारे शेयर होल्डर मोर देन 75% या उससे ज़्यादा 75%, तो कंपनी अपने फुली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर देगी। यानी ज़बरदस्ती नहीं करेगी, आपसे पूछेगी तभी वो आपके फुली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करेगी। अब सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपके पास 1000 शेयर है ना, एक 100 का है, तो कंपनी ये डिस्क्रिप्शन हटा लेगी कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वो आपको एक वैल्यू का सर्टिफिकेट पकड़ा देगी कि आपके पास ₹1 लाख की वैल्यू का स्टॉक है कंपनी में। तो स्टॉक का मतलब समझ में आ गया होगा। स्टॉक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बंच ऑफ सिक्योरिटीज़। आपके पास जो बंच ऑफ सिक्योरिटीज़ थी, 1000 शेयर थे, वो हटा लिया जाएगा, और सर्टिफिकेट में एक नया सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा कि आप इस कंपनी में 1 लाख रुपए के स्टॉक को होल्ड करते हैं। बस इसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटी आपके पास कितनी है ये हटा लिया जाएगा। पहले शेयर सर्टिफिकेट जब आपको दिया गया होगा, एक शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है कंपनी को कि आपके पास कितने शेयर हैं उस कंपनी के, तो उसमें तो लिखा होगा कि 1000 शेयर हैं, एक फेस वैल्यू है इतनी। पर जब वो स्टॉक में कन्वर्ट कर देगी तो ये डिस्टिंक्शन हटा लेगी, ये डिफरेंस हटा लेगी कि नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, वो हटा देगी उस सर्टिफिकेट में से, और आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देगी कि आपके पास 1 लाख के रुपए की वैल्यू का स्टॉक है। यानी स्टॉक का मतलब हो गया, जो सिक्योरिटीज़ आपके पास थी उनकी वैल्यू का एक बंच आपको पकड़ा दिया, उसमें नंबर ऑफ शेयर डिफाइन नहीं होते हैं। अब माइंड में किसी बच्चे की क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बात तो वही हो गई ना, हम पहले भी रिलायंस कंपनी में 1 लाख रुपीज़ के ऑनर थे, देखिए पहले ही 1 लाख के ऑनर थे, और आज भी रिलायंस कंपनी के 1 लाख के ऑनर हैं। तो फ़र्क क्या पड़ा इससे, फ़र्क तो कुछ पड़ा ही नहीं। फ़र्क पड़ा, देखिए क्या फ़र्क पड़ा वो ध्यान से समझते हैं। जैसे आपके पास पहले 1000 शेयर थे, राइट, ए के पास, आपको शेयर बेचने हैं किसी को। शेयर तो बेच सकते हैं, आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो शेयर एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल मतलब जिससे ईजिली एक से दूसरे को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो क्या आप इसमें से आधा शेयर बेच सकते हैं किसी को, 0.5 मतलब आधा शेयर, हाफ शेयर ऐसा होगा, या 3.5 शेयर, 3.5,
या 5.5 शेयर बेच सकते हैं किसी को? नहीं, आप नहीं बेच सकते। यानी शेयर जो है फ्रैक्शन में नहीं बिकते, या तो पूरा एक बेचोगे, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे शेयर फ्रैक्शन में नहीं बिक सकते हैं। जबकि स्टॉक जो है आपके पास, जो 1 लाख रुपए की वैल्यू का जो स्टॉक था, आप इसको फ्रैक्शन में बेच सकते हैं। यानी आप इसमें से 7.5 रुपीज़ का स्टॉक किसी को बेच सकते हैं, आप ₹1.25 का स्टॉक किसी को बेच सकते हैं। यानी शेयर जो है फ्रैक्शन में नहीं बिक सकता। पहला डिफरेंस तो ये हुआ कि शेयर फ्रैक्शन में नहीं बिक सकता, स्टॉक फ्रैक्शन में बिक सकता है। तो इससे क्या होता है, फ्रैक्शन में बेचने से, जैसे आप मंडी जाते हैं, मंडी मतलब जहाँ पे वेजिटेबल सेल होती है होलसेल में, जैसे आप मंडी जाते हैं, हम मंडी में देखते हैं कि वहाँ पे जनरली 100 ग्राम या 200 ग्राम जो होती है सब्जियां नहीं देते हैं। जो सब्जी बेचने में जो वेजिटेबल सेलर होते हैं वो नहीं देते। वो कहते हैं कि अगर 100 ग्राम ही सब्जी खरीदनी थी आपको, तो आपकी गली में आता है ना सब्जी बेचने वाला, उससे ही खरीद लेते। आप इतनी दूर मंडी में चल के क्यों आए? मंडी में जनरली आदमी चाहता है जब आपको मतलब 1 kg 2 kg या उससे ज़्यादा की सब्जी आपको खरीदनी होती है, क्योंकि वहाँ पे एक तो रेट्स कम होती है और वहाँ पे बल्क में अच्छी क्वांटिटी आपको मिल जाती है। तो सेम वही चीज़ है, अगर आपको अपने शेयर को बेचना है, ट्रेडेबिलिटी बढ़ानी है अपने शेयर के स्टॉक की, तो यहाँ पे आप टुकड़ों में बेच सकते हैं। इससे आपके जो शेयर हैं वो अप्रोचेबल हो जाएंगे, क्योंकि पहले तो एक शेयर 100 का था तो 100 रुपये देने पड़ेंगे खरीदने वाले को, पर आपने स्टॉक में कन्वर्ट करके क्या किया, फ्रैक्शन में बेच सकते हैं। तो कोई 7.5 में बेच सकते हैं किसी को अपना, इसमें 7.5 रुपये का स्टॉक बेच सकते हैं, ₹1.25 का स्टॉक भी किसी को बेच सकते हैं। तो जो स्टॉक में कन्वर्ट करने से क्या होता है, कंपनी के जो शेयर होते हैं, स्टॉक होते हैं, उनकी ट्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कोई भी आदमी ईजिली टुकड़ों में वो शेयर खरीद सकता है अगर कोई बेचने को रेडी है तो। जबकि यहाँ पे ट्रेडेबिलिटी कम है, क्योंकि एक शेयर 100 का है, तो किसी के पास 100 रुपये नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। यहाँ महंगा है शेयर, स्टॉक को फ्रैक्शन में बेचा जा सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि स्टॉक में कन्वर्ट करने से ट्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि उसे टुकड़ों में आप किसी को भी बेच सकते हैं। पर इसका एक नुकसान है जो आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे। अगर आप अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करवा लेते हैं, सारे शेयर होल्डर तो नहीं कराएंगे जनरली, जो भी शेयर होल्डर अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करवा लेगा उसके वोटिंग राइट चले जाएंगे। ये तो आप पता है, वोटिंग किसके राइट्स किसके पास में होते हैं, शेयर होल्डर के पास। जब डायरेक्टर्स जो कंपनी को चलाते हैं, डायरेक्टर्स तो कंपनी को चलाते हैं, जब वो आपको मीटिंग्स में बुलाते हैं, कंपनी के मीटिंग्स होती हैं जिसमें आपको बुलाया जाता है वोटिंग करने के लिए, शेयर होल्डर ही तो ऑनर होते हैं रियल। आप वोटिंग करेंगे, वही उसी के बेस पे डायरेक्टर डिसीजन लेंगे। तो वोटिंग राइट आपके चले जाते हैं अगर आप अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करा लेते हैं तो ये आपका नुकसान भी होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शेयर ऑल्सो इंक्लूड स्टॉक, शेयर में स्टॉक भी इंक्लूड होता है। स्टॉक का मतलब होता है वैल्यू ऑफ बंच। आपको शेयर की जो वैल्यू ऑफ बंच का एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता है जिसे स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक और शेयर में फ़र्क होता है, शेयर फ्रैक्शन में नहीं बिक सकता है, जबकि स्टॉक फ्रैक्शन में आप बेच सकते हैं। इससे ट्रेडेबिलिटी बढ़ जाती है, एक्सेस बढ़ जाता है, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो आपसे शेयर टुकड़ों में खरीद सकते हैं, छोटे छोटे अमाउंट में खरीद सकते हैं। पर नुकसान ये होता है कि आपको वोटिंग राइट चले जाते हैं। आपके पास अगर स्टॉक है, आपने अपने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करवा लिया, तो उन पर आपके वोटिंग राइट चल जाएंगे, आप मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चॉइस है आपकी, कंपल्शन नहीं है। बार बार कंपनी आप हाँ करेंगे तभी कोई कंपनी आपके फुली पेड अप शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते। तो स्टॉक भी क्या है, सिक्योरिटी का पार्ट है और इन पर कोई जीएसटी नहीं लगता है बेचने खरीदने पे। हम यही पढ़ रहे हैं कि इन पे जीएसटी नहीं लगता है बेचने खरीदने पे। बॉन्ड तो आप समझते हैं, बॉन्ड और डिवेंचर। जनरली डिवेंचर एक पब्लिक कंपनी इशू करती है इंडिया में, जो ठीक है, और बॉन्ड जो है वो गवर्नमेंट इशू करती है जनरली। ऐसा नहीं कि पब्लिक कंपनी इशू नहीं कर सकती, पर बॉन्ड वर्ड जनरली तब इस्तेमाल किया जाता है जब गवर्नमेंट को पब्लिक से लोन लेना होता है। कई बार गवर्नमेंट को भी पब्लिक से लोन लेना होता है तो वो बॉन्ड इशू कर देती है, और पब्लिक कंपनी को जब लोन लेना होता है तो डिवेंचर्स इशू करती है। और डिवेंचर बॉन्ड में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। बॉन्ड पे भी फिक्स परसेंट से आपको इंटरेस्ट मिलता है, डिवेंचर पे भी फिक्स परसेंट से इंटरेस्ट मिलता है। शेयर पे तो डिविडेंड मिलता है और डिविडेंड फिक्स नहीं होता, प्रॉफिट होगा तो कंपनी देगी, और कितना देगी वो मीटिंग में डिसाइड होगा, उसकी रेट पहले से तय नहीं होती। हाँ, प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड की रेट है वो फिक्स रहती है, पर जो इक्विटी शेयर होती है उन पर डिविडेंड की रेट फिक्स नहीं रहती, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। बॉन्ड और डिवेंचर पे इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है। जिसके पास बॉन्ड और डिवेंचर होते हैं वो कंपनी का क्रेडिटर होता है, ऑनर नहीं होता। ये तो आप पढ़ चुके होंगे। बॉन्ड और डिवेंचर जिसके पास में वो क्रेडिटर है, उसने कंपनी को लोन दिया है। तो बॉन्ड और डिवेंचर सेम ही होते हैं, बस फर्क है कि बॉन्ड जनरली गवर्नमेंट इशू करती है। जब गवर्नमेंट पब्लिक से लोन ले रही है कोई डॉक्यूमेंट इशू करके तो बॉन्ड कहलाएगा वो। और डिवेंचर जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है तो एक सर्टिफिकेट जो आपको देती है उसे आप डिवेंचर बोलते हैं। दोनों पे इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है, और जिनके पास बॉन्ड और डिवेंचर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं।
डिवेंचर स्टॉक वही चीज़, डिवेंचर को भी स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, देखिए अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी ऐसी कोई भी सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी समझते हैं आप 11th क्लास से पढ़ते हैं, करंट एसेट्स का पार्ट होती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बोल रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी जिसे आप बेच सकते हैं ऑफ अ लाइक नेचर इसी तरह के, और ऑफ एनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, आपको किसी इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड कंपनी ने इशू किया और एनी बॉडी कॉर्पोरेट ने शेयर आपको दी है। तो सिक्योरिटी का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। शेयर, स्क्रिप, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, अदर मार्केटेबल सिक्योरिटी, जो इसी तरह की सिक्योरिटी जो बेची खरीदी जाती हैं उन पे कोई जीएसटी नहीं है। सिक्योरिटी गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होती और सर्विस की डेफिनेशन में भी इंक्लूड नहीं होती हैं, तो इन पे इंडिया में जीएसटी नहीं लगता है। डेरिवेटिव भी सिक्योरिटीज़ का ही पार्ट है। अब सर ये डेरिवेटिव क्या होता है? वैसे तो आप अपने सीए फाइनल में जब आएंगे तो ज़्यादा डीप में एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें एफएम में, उसमें आप ये कवर्ड करेंगे। पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव इसे थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट तो आप समझते ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जो, पहले हम इसको डेफिनेशन से पहले हम इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं, वरना डेफिनेशन आपके लिए टफ हो जाएगी। जैसे आप सेंसेक्स तो समझते ही हैं। सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, इसका जो सेंसिटिव पॉइंट है वो सेंसेक्स कहलाता है, और निफ्टी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सेंसिटिव पॉइंट कहलाता है। निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज तो समझते हैं जहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो एक तरह से दो मार्केट हैं, जैसे अपने शहर में भी मार्केट होता है, मैं जयपुर में हूँ तो जयपुर में भी एक मार्केट है, दिल्ली में भी एक मार्केट है, सेम वही शेयर बेचने के लिए दो प्लेटफॉर्म हैं, दो मार्केट हैं। एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये ओल्ड है, और निफ्टी आफ्टर इंडिपेंडेंट बना था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनका जो सेंसिटिव पॉइंट होता है उसे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसिटिव पॉइंट को सेंसेक्स बोलते हैं, और एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेंसिटिव पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? निफ्टी बोलते हैं। आप न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आज सेंसेक्स बढ़ा या घटा, निफ्टी बढ़ा या घटा। पहले तो हम इसका मतलब समझते हैं सेंसेक्स है क्या। ये तो अब सेंसेक्स, जैसे मान लीजिए अभी सेंसेक्स चल रहा है 60,000 सपोज, तो सर अब इसका मतलब क्या हुआ? ये 60,000 बता क्या रहा है? आप सेंसेक्स वैसे 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा जब आप पढ़ते होंगे। तो जब किसी भी कंपनी को, पब्लिक कंपनी को जब शेयर इशू करने होते हैं तो उसे अपने आप को आप चाहे तो दोनों मार्केट में भी करवा सकते हैं अपने आप को रजिस्टर, और चाहे तो एक मार्केट में भी करवा सकते हैं। ये चॉइस है आपके पास। जैसे ए लिमिटेड एक कंपनी है, इसे अपने शेयर इशू करने हैं, तो पहले इसे किसी स्टॉक एक्सचेंज को चुनना होगा कि जहाँ पे ये अपने शेयर बेचना चाहती है। दोनों में भी चुन सकती है, किसी एक मार्केट को भी चुन सकती है। तो फिर ए लिमिटेड बीएससी में जाती है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने शेयर वहाँ बेचना चाहती है। तो जब ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देती है और इसे अलाउ किया जाता है तो कहा जाता है लिस्टेड हो गई कंपनी। लिस्टेड कंपनी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई, उसकी रिक्वायरमेंट जो भी है आप उसे फुलफिल करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज की सेबी में आप पढ़ेंगे, लॉ में पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। तो अब जब कोई कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी शेयर बेचना चाहती है तो पहले उसे वहाँ की रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, जो भी रिक्वायरमेंट है लीगल पूरी करनी होती है, फीस वगैरह देनी होती है। उसके बाद वो उस स्टॉक एक्सचेंज में उस मार्केट में लिस्टेड हो जाती है। वही चीज़ है जैसे मैं किसी मार्केट में किसी एग्जीबिशन में बेचना चाहता हूँ अपने प्रोडक्ट को, तो उस एग्जीबिशन में एंट्री फीस है 500 रुपये। तो पहले मुझे एंट्री फीस देनी होगी ना, रजिस्टर्ड कराना होगा वहाँ पे उस एग्जीबिशन में, तभी तो मैं अपने प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। तो सेम वही चीज़ है, उस कंपनी को फॉर्मेलिटी पूरी करके अपने शेयर को वहाँ बेचने की परमिशन लेनी होती है। तो जब परमिशन मिल जाती है तो कहा जाता है कंपनी लिस्टेड हो गई। लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो गई, ये अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेच सकती है। अब सर ये हमें ये तो पता चल गया कि बहुत सारी कंपनी यहाँ पे भी रजिस्टर्ड होंगी, यहाँ पे भी, और कोई कंपनी दोनों में भी रजिस्टर्ड हो सकती है। दोनों में भी आप, ये दो मार्केट हैं, आप यहाँ पे बेच सकते हैं अपने शेयर, यहाँ पे बेच सकते हैं, या दोनों में बेच सकते हैं, चॉइस आपके पास में है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हज़ारों कंपनियाँ लिस्टेड हैं, ठीक है, बहुत सी कंपनियाँ इंडिया में। तो टॉप 30 जो कंपनियाँ होती हैं, उस टॉप 30 जो कंपनियाँ होती हैं, टॉप 30 कंपनी, इनके शेयर का टोटल, जिस दिन शेयर मार्केट बंद होता है, ठीक है, आपके शाम को 3:30 बजे शेयर मार्केट बंद होता है, इन टॉप 30 कंपनियों के शेयर का जो टोटल है उस टोटल को हम सेंसेक्स बोलते हैं। टॉप 30 बहुत सारी कंपनी होंगी इसमें, तो सपोज मान लीजिए 1200 कंपनीज हैं। मुझे एग्जैक्ट डेटा तो नहीं पता क्योंकि मैं स्टॉक एक्सचेंज नहीं पढ़ा था, सेबी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड के बारे में नहीं पढ़ा था।
पर हाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 1200 कंपनीज़ हैं या 1000 कंपनीज़ मान लीजिए, इसमें से टॉप 30 कंपनियाँ जो हैं उनके शेयर की वैल्यू का जो टोटल है, जो आज के शेयर की जो वैल्यू का टोटल है वो सेंसेक्स कहलाता है। ठीक है, अभी टॉप 30 कंपनियाँ चूज़ कैसे करती हैं? रैंडमली, डेली बदलती रहती हैं रैंडमली, मतलब जिन कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, शेयर खरीदे बेचे जाते हैं ना डेली, तो जिन कंपनियों के शेयर में ट्रेडिंग ज़्यादा होती है, बेचे खरीदे ज़्यादा जाते हैं, उन टॉप 30 कंपनियों के शेयर की वैल्यू जो होती है वो सेंसेक्स, जैसे मान लीजिए रिलायंस के शेयर की वैल्यू 1000 है, टाटा की शेयर की वैल्यू 1200 है। ठीक है, तो इन दोनों ऐसी लाइक दैट इन टॉप 30 कंपनियों के जिनके शेयर डेली खरीदे बेचे जा रहे हैं, उस दिन जिन टॉप 30 कंपनियों के शेयर ज़्यादा खरीदे बेचे गए हैं, उनकी टॉप 30 कंपनियों की जो वैल्यू है उसे बोलते हैं आप सेंसेक्स। और ये सेंसेक्स इकोनॉमिक ग्रोथ को दिखाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है इट मीन्स कंपनियां बढ़ रही हैं। कंपनियों के शेयर महंगे क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनियां ग्रो करती हैं, वो आपको डिविडेंड दे रही हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं एक्सेट्रा, तो माना जाता है इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो सेंसेक्स टॉप 30 कंपनीज की सिचुएशन दिखाता है। निफ्टी में बस टॉप 50 कंपनियां लेनी है आपको। निफ्टी टॉप 50 कंपनीज का टोटल होता है। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी पॉइंट है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुंबई में है। जो निफ्टी है वो टॉप 50 कंपनियां, वही टॉप 50 कंपनी के जो शेयर का टोटल है उसे हम निफ्टी बोलते हैं। और ये अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी ग्रोथ करती है, क्योंकि कंपनियां बढ़ेंगी तभी तो आपकी कंट्री ग्रो करेगी। और अगर ये सेंसेक्स निफ्टी गिरते हैं तो आपकी माना जाता है कंपनियां ग्रो नहीं कर रही हैं, आपके देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो इससे नेगेटिविटी आती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम डेरिवेटिव पे आते हैं। सपोज अभी सेंसेक्स 60,000 का है, 60,000 का है। आप ये सेंसेक्स समझ है क्या? ठीक है, अब मिस्टर ए और मिस्टर बी दो पर्सन हैं। मिस्टर अभी आज सेंसेक्स 60,000 पे बंद हुआ। मिस्टर ए को लगता है कि सेंसेक्स जो है 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ 62,000 पे पहुंच जाएगा, यानी वैल्यू बढ़ेगी इन कंपनियों की शेयर की, और ये सेंसेक्स जो है 60,000 की जगह 1 महीने बाद 62,000 पे हो जाएगा। मिस्टर बी जो इसका फ्रेंड है ये कहेगा नहीं नहीं तुम गलत बोल रहे हो, मुझे लग रहा है कि कंपनियां डाउन जाएंगी, उनके शेयर के प्राइसेस गिरेंगे, और मेरे अकॉर्डिंग जो सेंसेक्स है वो 59,000 का होगा आफ्टर 1 मंथ। दोनों अपना अपना एनालिसिस कर रहे हैं। मिस्टर बी कह रहा है मार्केट गिरेगा, मार्केट में तो वैल्यू गिरेगी शेयर्स की, और मिस्टर ए बोल रहा है मार्केट बढ़ेगा आफ्टर 1 मंथ। तो दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। ठीक है, ये मिस्टर ए कहता है कि ठीक है, अगर मैं जीता तो आफ्टर 1 मंथ मुझे तुम रुपीज़ दोगे 1 लाख। अगर 62 हो गया, उससे ज़्यादा हो गया तो, और मिस्टर बी बोलता है ठीक है, अगर मैं जीता तो तुम मुझे 1 लाख रुपीज़ दोगे। ठीक है, तो इस और ये रुपीज़ 1 लाख इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होंगे, इसके पॉइंट से। जैसे मान लीजिए आपने 60 है ना अभी, अगर ये बढ़ेगा ग्रो करेगा, अपन इसको थोड़ा और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। 60 अगर ये ग्रो करेगा तो पर जितना भी ग्रो करेगा पर पॉइंट, मतलब 60,000 है, एक पॉइंट बढ़ गया, यानी 60,001 हो गया, तो एक पॉइंट पे 5 रुपये मिलेंगे पर पॉइंट, ऐसा समझ लेते हैं। और अगर गिरेगा तो पर पॉइंट मैं तुम्हें 5 रुपये दूंगा बी को, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर? ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि सेंसेक्स जो है अगर पर पॉइंट बढ़ेगा, ए बोल रहा है बढ़ेगा, बी बोलेगा घटेगा। मार्केट में हमेशा दो लोग मौजूद होते हैं तभी तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्टॉक लैंग्वेज की लैंग्वेज में अगर बोलें स्टॉक मार्केट, तो एक होता है बुलिश पर्सन, बुल का साइन बना हुआ है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बैल का साइन। बुलिश मतलब जो पॉजिटिव सोच रहा है, जो ये सोच रहा है कि वो चीज़ जिसको वो खरीदने की सोच रहा है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। एक होता है बियरिश पर्सन जो ये नेगेटिव सोच रहा होता है कि वैल्यू गिरेगी। एक दो वर्ड यू होते हैं स्टॉक मार्केट में, एक बुलिश पर्सन होता है जो ये सोच रहा होता है प्राइस बढ़ेगी, और एक होता है बियरिश पर्सन जो ये सोच रहा होता है प्राइस गिरेगी। तभी तो लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर दोनों ही सोचे बढ़ेंगे तो फिर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? एक बुलिश पर्सन को लग रहा है बढ़ेगी प्राइस, बियरिश को लग रहा है गिरेगी, तो वो बेचेगा और बुलिश खरीदेगा। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट किस पर बेस्ड है? ये जो 5 रुपये पर पॉइंट आपको मिलेंगे ये किस पे बेस्ड है? ये सेंसेक्स पे बेस्ड है। सेंसेक्स के अकॉर्डिंग ये 5 रुपये डिसाइड होंगे। बढ़ेगा तो ए को मिलेंगे पैसे पर पॉइंट 5 रुपये, घटेगा तो बी को देंगे। तो ये इस कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी असेट पे, ये असेट है जिसके बेस पे दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं अंडरलिंग असेट। अंडरलिंग असेट
जिस पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ठीक है। अब मान लेते हैं 1 महीने बाद ये जो सेंसेक्स है 61,000 पे आ जाता है, 60 का था 61 पे आ गया, तो ए यहाँ पे जीत गया। ए यही बोल रहा था बढ़ेगा, भले ही 62 बोल रहा था पर ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट हो, बस ये इंक्रीज होने की बात हुई थी। तो पर पॉइंट 5 रुपये देने का प्रॉमिस था, 60 से 61 हो गया, तो कितने पॉइंट्स बढ़े, 1000 पॉइंट्स बढ़े। हर पॉइंट पे 5 रुपये मिलेंगे, तो 50,000 रुपीज़ देगा। यहाँ पे कौन देगा, बी ए को ट्रांसफ़र करेगा 50,000 रुपीज़। तो ए के पास तो आएंगे 50,000 रुपीज़ और बी के पास से जाएंगे 50,000 रुपीज़। तो ये था डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव क्या समझ में आया, डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, वो किसी, और जो उस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो किसी अंडरलिंग असेट पे डिपेंड करती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में जिस असेट का बता रखा है, सेंसेक्स है, ये गोल्ड भी हो सकता है, लोग गोल्ड में भी ऐसा करते हैं, शर्त लगाते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी मार्केट भी होता है। कमोडिटी मतलब जिसमें आपका जो होता है हल्दी, जीरा, राइस, इन पे भी आप सट्टा लगा सकते हैं। ये सट्टा ही है, ये स्पेकुलेशन ही था जो मैंने आपको समझाया, पता है ना स्पेकुलेशन पहले भी। विदाउट एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, आपने बिना कुछ किसी को दिए और लिए, एक पार्टी को तो हो रहा है प्रॉफिट और एक पार्टी को हो रहा है लॉस, इसे आप बोलते हैं स्पेकुलेशन। ये बी के लिए कहलाएगा स्पेकुलेशन का लॉस। इसे तो लॉस हुआ, ये हार गया, 50,000 रुपये देने पड़ गए। ए को हुआ प्रॉफिट क्योंकि ये जीत गए, इसे 50,000 रुपये मिल गए यहाँ पर। तो डेरिवेटिव आप ऐसा कर सकते हैं, लीगली अलाउड है, इलीगल जैसा कुछ भी नहीं है। ये होते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें आपकी जो वैल्यू है वो किसी अंडरलिंग असेट पे डिपेंड करती है। उस कॉन्ट्रैक्ट में जिस असेट को आपने डिफाइन किया, ये गोल्ड भी हो सकता है, जैसे गोल्ड की वैल्यू आज 60 चल रही है, आपको लगता है बढ़ सकती है, घट सकती है, कोई भी असेट हो सकती है, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, कमोडिटी भी हो सकती है, जीरा, राइस, कमोडिटी मार्केट भी आप सुनते होंगे टीवी में। तो ये अंडरलिंग असेट्स है और ये डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पे जीएसटी लगेगा क्या, क्योंकि ए को 50,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि डेरिवेटिव सिक्योरिटी मार्केट का पार्ट है और डेरिवेटिव से किसी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं होता है। क्लियर, आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा कि डेरिवेटिव्स का मीनिंग क्या होता है। डेरिवेटिव एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर के लिए हो रहा है। डेरिवेटिव एक ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है मतलब जो फ्यूचर के लिए किया जा रहा है, जिसकी वैल्यू किसी अंडरलिंग असेट पे डिपेंड करती है। निफ्टी भी हो सकता है, सेंसेक्स, निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, आप किसी भी को भी ले सकते हैं। और एक जना शर्त मतलब कहता है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी, एक जना कहता है घटेगी, और फिर उसके बाद जो डेट उन्होंने डिसाइड कर रखी थी, उस डेट पे पता चलता है कि वैल्यू बढ़ी या घटी। उसके अकॉर्डिंग एक पार्टी को पैसा मिलता है, एक पार्टी को लॉस होता है। इसे आप स्पेकुलेशन के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं शेयर मार्केट का स्पेकुलेशन। ये कोई शेयर भी हो सकता है, ये रिलायंस, आप शेयर पे भी शर्त लगा सकते हैं, शेयर रिलायंस, टाटा, किसी का भी हो सकता है। तो विदाउट एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, बिना किसी को कुछ दिए और लिए, एक पार्टी को हो रहा है प्रॉफिट, एक पार्टी को हो रहा है लॉस, ड्यू टू वैल्यू में चेंज आया उस, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन वैल्यू। तो इसे आप स्पेकुलेशन बोलते हैं। और स्पेकुलेशन से जो इनकम मिलती है वो आप पढ़ेंगे, इनकम टैक्स तो लगेगा, इनकम तो हुई रही है को, पर यहाँ जीएसटी नहीं लगेगा, कोई डेरिवेटिव जीएसटी मार्केट से बाहर है। क्लियर, डेरिवेटिव में एक और नॉलेज के लिए बता देता हूँ। डेरिवेटिव में दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक तो जनरली होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। नाम से पता चल रहा है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो फ्यूचर के लिए, फॉरवर्ड जो आगे के लिए होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये फ्यूचर के लिए हो रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी फॉरवर्ड के लिए हो रहा है। सपोज 1 महीने बाद मिस्टर ए और मिस्टर बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, गोल्ड की वैल्यू अभी है 1 लाख, सपोज 1 लाख पर है गोल्ड, ठीक है। अब ए को लगता है गोल्ड कितने भी ग्राम आप ले लें, मैं ग्राम में नहीं जा रहा, हम 1 लाख अज्यूम करें, एक पर्टिकुलर वैल्यू है गोल्ड की अभी। ए को लगता है इसकी वैल्यू बढ़ेगी, बी को लगता है इसकी वैल्यू गिरेगी गोल्ड की 1 महीने बाद। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, आप कितने महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए को लगता है वैल्यू बढ़ेगी गोल्ड की आफ्टर 1 मंथ, बी को लगता है वैल्यू गिरेगी। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब और ये कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, आप कौन सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों होंगे तो फ्यूचर के लिए, फ़र्क समझा रहा हूँ मैं आपको। अब फ्यूचर में जाके 1 महीने बाद गोल्ड की वैल्यू हो जाती है 1,02,000, तो वैल्यू बढ़ गई। तो बी ने जो प्रॉमिस किया था कि पर ग्राम ये कितने रुपए ए को देगा, तो बी हार गया, ए जीत गया वापस से, तो ए को पैसा ट्रांसफ़र करेगा बी।
सपोज यहाँ ये डिसाइड हुआ था कि जितनी वैल्यू बढ़ेगी उतने पैसे दिए जाएंगे, तो 1 लाख से 1 हो गए तो 2000 तो ए को देगा भी, शर्त जीत गए, और ये 2000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। ये स्पेकुलेशन का लॉस हो गया सट्टा। गोल्ड थोड़ी दे रहे हैं आपस में एक दूसरे को, बस वैल्यू में जो चेंज हुआ उसके बेस पे ये आपस में एक दूसरे को पैसा दे रहे हैं शर्त के अकॉर्डिंग, तो इसे बोलते हैं स्पेकुलेशन। विदाउट एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, आपने बिना किसी को कुछ दिए और लिए एक पार्टी को पैसा मिल रहा है और एक पार्टी को लॉस हो रहा है, इसे आप स्पेकुलेशन बोलते हैं। ये शेयर मार्केट में हो रहा है, अपन शेयर मार्केट में पढ़ रहे हैं और ये अलाउड है। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी को कुछ दे थोड़ी नहीं, और ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें डिलीवरी नहीं होती। जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी नहीं होती। प्राइस का क्या हो रहा है, सेटलमेंट। आप प्राइस का ही सेटलमेंट कर रहे हैं, जो हारा वो दे रहा है, जो जीता उसे मिल रहा है पैसा, दैट्स इट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक्चुअल में डिलीवरी नहीं होती, प्राइस का सेटलमेंट होता है। अगर आपने इसमें ये क्लॉज डोला है, डाल देते हैं कि नहीं हम तो डिलीवरी देंगे, आपको सच में गोल्ड देना पड़ेगा एक उतने रुपये का, तो यहाँ पे गोल्ड दे देंगे, तब तो ये जीएसटी में आ जाएगा, कवर्ड हो जाएगा। गोल्ड तो एक गुड्स है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, गोल्ड ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। अगर एक्चुअल डिलीवरी होगी तब तो यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा, पर यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है 99% फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पर आप कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे और डेरिवेटिव पे जीएसटी नहीं लगता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें जनरली डिलीवरी होती है, मतलब जिस अंडरलिंग एसेट के लिए, जिस भी एसेट के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया वो एसेट सच में डिलीवर होगी। जैसे 1 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट था तो बी सच में ही इतने रुपए का गोल्ड ए को ट्रांसफ़र करेगा, तो फिर बेचेगा भी ए को, तब यहाँ पर जीएसटी चार्ज होगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक्चुअल डिलीवरी होती है। अगर मान लीजिए इसमें भी नहीं होगी एक्चुअल डिलीवरी, आपने ये क्लॉज डाला एग्रीमेंट में कि हम प्राइस का ही सेटलमेंट करेंगे, तब तो फिर प्राइस का सेटलमेंट करेंगे, तब तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, कोई डेरिवेटिव पे जीएसटी नहीं है। पर जब एक्चुअल में आप डिलीवरी दे रहे हैं, चाहे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर एक्चुअल में डिलीवरी देते हैं तो फिर जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि फिर आप गुड्स बेच रहे हैं। पर जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस का ही सेटलमेंट होता है और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी दी जाती है जिसके लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आपने पढ़ लिया है, ये सब शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, स्टॉक, ये सब सिक्योरिटी है। डेरिवेटिव भी सिक्योरिटी का पार्ट है, इस पर जीएसटी नहीं लगता। यूनिट्स भी समझ लें आप। म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है यहाँ पर। म्यूचुअल फंड, आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा, टीवी पे भी बहुत ऐड आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बहुत तेज़ी से वही लाइन बोलता है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वैसे आपने 11th-12th में बीएसटी की बुक्स में भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए, एग्जाम्पल से समझते हैं, मिस्टर ए डॉक्टर हैं और इन्होंने कहीं से सुना हुआ है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से अच्छी इनकम होती है, और डॉक्टर्स जनरल हैं, काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स की इनकम अच्छी होती है, तो इनकी इनकम तो है और ये चाहते हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना। तो आपके पास शेयर मार्केट में पैसे लगाने के लिए सबसे पहले डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, क्योंकि आजकल फिजिकल फॉर्म में नहीं मिलते हैं। जैसे आप ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसे शेयर भी ऑनलाइन आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये आपके दूसरे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे लॉ में। डीमैट मतलब डीमैटेरियलाइज्ड, डीमैटेरियल मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर एक से दूसरे को ट्रांसफ़र करना। जैसे आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं 1 लाख रुपये, ऐसे आप शेयर भी ट्रांसफ़र करते हैं, नंबर ऑफ़ शेयर डीमैटेरियलाइज्ड होते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए सबसे पहले पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड तो होगा ही, आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बेस पे आप जो भी ऑथराइज स्टॉक ब्रोकर हैं आप उनके पास जाकर अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आजकल सारे बैंक्स भी डीमैट अकाउंट खोलते हैं, आप उनके थ्रू भी डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। पास में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हो सकता है कोई और आपको साउंड आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। तो डीमैट अकाउंट आप खोल के अपना पैन नंबर होना चाहिए, सबसे पहले एक वैलिड बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए 2 रिक्वायरमेंट आपको पूरी करनी होती है। एक तो पैन नंबर होना चाहिए जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आप ले सकते हैं, 10 डिजिट का कोड, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कुछ नंबर होता है, और एक वैलिड बैंक अकाउंट आपके पास में होता है, तो आप डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इन्होंने खोल लिया अपना डीमैट अकाउंट, ये दोनों शर्तें पूरी। अब इन्होंने ए लिमिटेड एक कंपनी थी, नई कंपनी थी, स्टार्टअप, बहुत अच्छा नाम हो रहा था इसका, अच्छी चल रही थी। इन्होंने अपने 10 करोड़ रुपये इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। इन्हें लगा शेयर मार्केट में अच्छा पैसा मिलता है, इन्होंने इस कंपनी के 10 करोड़ के शेयर खरीद लिए। 2 महीने बाद ही इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है फेल हो जाता है मार्केट में।
कई बार किसी कंपनी के प्रोडक्ट शुरू में तो बहुत अच्छे बिकते हैं, बाद में पब्लिक को पता लगता है कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छे नहीं है। शुरू में तो बहुत बूम पे थी कंपनी, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही थी, पर 2 महीने बाद ही इस कंपनी को जो प्रोडक्ट है वो फेल हो जाता है मार्केट में, पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा या उसमें कोई डिफेक्ट है, तो इसके शेयर की वैल्यू बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। जब नेगेटिव न्यूज़ जाएगी मार्केट में तो जो शेयर की वैल्यू है वो तेज़ी से नीचे जाती है। तो जो एक के 10 करोड़ रुपए थे वो डूब जाएंगे, पूरे तो नहीं डूबेंगे, हो सकता है थोड़े बहुत पैसे मिल जाए। मान लीजिए जो शेयर इसने खरीदे थे 10 करोड़ के, आज उनकी वैल्यू बचती है 6 करोड़, तो टोटल 4 करोड़ का लॉस हो गया, क्योंकि 10 करोड़ में इसने शेयर खरीदे थे, आज वैल्यू बची है इसकी केवल 6 करोड़, तो फिर इसको 4 करोड़ का लॉस हो गया, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करके नहीं लगाया अपना पैसा, क्योंकि ये डॉक्टर था, ये साइंस बैकग्राउंड का था, कॉमर्स नहीं समझता था, या कॉमर्स बैकग्राउंड का भी था तो ये कुछ और काम करता था, इसको शेयर की नॉलेज नहीं थी इतनी। तो ऐसा बहुत से लोग होगा कि वो जिन्हें शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, पर वो कहीं से सुन लेते हैं कि शेयर में बहुत पैसा मिलता है, तो वो अब बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी के शेयर में लगा देंगे, और हो सकता है कल को कंपनी डूब जाए या आपको उतना रिटर्न नहीं मिले जितना आपने सोचा था। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड का। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ये तीनों प्रोफेशनल पर्सन हैं, तीनों ने IIM से MBA किया हुआ है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट अकाउंटेंट है, या शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं। 3 लोग हैं जो शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं सपोज, ठीक है। इन्होंने मिलकर एक फर्म खोल ली, फर्म या कंपनी कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने कहा लोगों से कि आप हमें दीजिए अपने पैसे, हम जानते हैं शेयर मार्केट के बारे में, हम पढ़ते हैं, हमें नॉलेज है, हमने कोर्स किया हुआ है, हम समझते हैं शेयर मार्केट को। इन्होंने पब्लिक से बोला कि आप हमें दीजिए अपनी सेविंग, हम आपकी सेविंग डिफरेंट शेयर मार्केट में लगाएंगे अपना माइंड यूज़ करके, और आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे। आपको प्रॉफिट 2 सेंस में हो सकता है शेयर से, एक तो डिविडेंड मिल सकता है, या तो डिविडेंड मिलता है, कोई कंपनी जो प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, आप पढ़ते हैं 11th क्लास से, या कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जो कैपिटल आपने लगाई उसकी वैल्यू बढ़ सकती है ना शेयर की, जैसे आपने 1 लाख में शेयर खरीदा, 2 महीने बाद वो 1,20,000 का हो गया, तो इसे बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, कैपिटल बढ़ी आपकी, जो आपने पैसा लगाया उसमें एप्रिसिएशन हुआ। इसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, वेल्थ बढ़ गई, आपके पैसे लगाने से आपकी वैल्यू बढ़ी है शेयर की, या तो डिविडेंड मिलेगा या कैपिटल एप्रिसिएशन होगा। तो ये अपने माइंड को यूज़ करते हुए आपके शेयर का जो पैसा है वो अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे, एक कंपनी में कभी नहीं लगाएंगे। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में। डाइवर्सिफिकेशन मतलब ये हो सकता है कपड़े बेचने वाली कंपनी में लगाएं, IT कंपनियों में लगाएं, ठीक है, फूड कंपनियों में लगाएं, हर कंपनी में ये अलग अपने दिमाग से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो उसमें से अपना कमीशन काट के, कमीशन तो लेंगे ही ना, ये आपके लिए काम करें, कमीशन काट के एज पर जो डिसाइड होगा बाकी पैसा आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, जितने भी शेयर आपके नाम से इन्होंने खरीदे गए थे। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? एक प्रोफेशनल पर्सन का ग्रुप होता है जिनके पास शेयर मार्केट की नॉलेज होती है। वो आप लोगों से, पब्लिक से छोटी छोटी डिपॉजिट, यानी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, और वो उनके बिहाफ पे अपने माइंड से, आप नहीं सलाह दे सकते कि मैं टाटा में लगाऊँ, रिलायंस में, नहीं, वो अपने माइंड से आपका पैसा डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसमें से अपने चार्जेस के बाद बाकी वो जो रिटर्न मिलता है, जो भी पैसा मिलता है, वो आपको दे देते हैं। तो ये आपको प्रूफ के तौर पे जो रिसिप्ट देते हैं उसे यूनिट बोलते हैं। कंपनी जो आपको रिसिप्ट देती है आपसे पैसे लेने के बदले, उसे तो क्या बोलते हैं आप? शेयर। कंपनियां जो आपसे पैसे लेती हैं उसके बदले जो रिसिप्ट देती हैं, जो एक्नॉलेजमेंट देती हैं, जो इंस्ट्रूमेंट देती हैं आपको, जो स्क्रिप्ट देती हैं, डॉक्यूमेंट देती हैं, उसे आप शेयर बोलते हैं। ये लोग जब आपसे पैसे लेके जब आपके मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं, तो आपको प्रूफ के तौर पे जो रसीद देते हैं, रिसिप्ट देते हैं, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे, उसे यूनिट बोलते हैं आप। यानी म्यूचुअल फंड क्या देगा? यूनिट्स देगा, और शेयर क्या देगा आपको? कंपनीज क्या देंगी? शेयर इशू करेंगे। म्यूचुअल फंड यूनिट्स अलॉट करता है कि जैसे आपके पैसे से उसने 1000 यूनिट्स आपको दे दी, इसका मतलब है कि आप म्यूचुअल फंड में 1000 यूनिट्स के ऑनर हैं उसमें, ठीक है। इसमें कोई वोटिंग राइट नहीं होते हैं, आपको उस कंपनी के शेयर या अपने हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनियां डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट करती हैं। बहुत बड़ी, आजकल सभी बैंकों के म्यूचुअल फंड होते हैं, SBI, HDFC बैंक भी करते हैं काम,
बैंक का भी म्यूचुअल फंड होते हैं, आप बैंक को भी दे सकते हो म्यूचुअल फंड को। मेरे को आपको बस कॉन्सेप्ट समझाना था, बाकी डिटेल में आप अकाउंट्स में पढ़ेंगे, अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनल पर्सन का ग्रुप होता है जो शेयर मार्केट की नॉलेज रखते हैं। वो लोग आपसे पैसा लेते हैं और फिर आपके पैसे को अपने माइंड से, आपके माइंड से नहीं, अपने माइंड से डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और फिर आपको एक रिसिप्ट के तौर पे, एक्नॉलेजमेंट के तौर पे एक स्क्रिप्ट देते हैं, ठीक है, रसीद देते हैं, जिसे आप यूनिट बोलते हैं। कंपनी जो देगी उसे शेयर बोलते हैं, इन्हें यूनिट्स बोला जाता है। म्यूचुअल फंड में यूनिट होल्डर हो गए और कंपनी में क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए। तो ये म्यूचुअल फंड भी खरीदने बेचने पे कोई GST नहीं लगता क्योंकि ये सिक्योरिटी में कवर्ड होते हैं। कोई भी सिक्योरिटी रिसिप्ट आपको दी, जैसे डिवेंचर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, आप समझते हैं ना, डिवेंचर आपने पढ़े हैं, सिक्योर्ड होते हैं, डिवेंचर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। जैसे ए लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, ये डिवेंचर इशू करके पब्लिक से लोन लेना चाहती है। डिवेंचर देने का मतलब यही है कि आप पब्लिक से लोन ले रहे हैं, एक रसीद के तौर पे आप पब्लिक को जो रिसिप्ट देते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं, वो डिवेंचर कहलाता है और इस पर फिक्स % से क्या देना होता है, इंटरेस्ट देना होता है। तो जैसे कंपनी को 100 करोड़ का लोन लेना है पब्लिक में डिवेंचर इशू करके, तो ये रूल है कंपनीज एक्ट में कि कंपनी को पहले अपनी कोई असेट मॉर्गेज करनी पड़ेगी। डिवेंचर हमेशा सिक्योर्ड होते हैं। तो कंपनी के पास एक लैंड है 1.5 करोड़ की, कंपनी उस पर एक चार्ज क्रिएट करेगी। चार्ज लगाना मतलब बर्डन लगाना, ये कंपनी लॉ का एक वर्ड है चार्ज। अभी आप कंपनी लॉ डीप में पढ़ेंगे सी इंटर में। जब कोई पब्लिक कंपनी पब्लिक में डिवेंचर इशू करती है तो उसे अपनी कोई असेट पे चार्ज क्रिएट करना होता है। चार्ज मतलब बर्डन क्रिएट करना होता है। जैसे 1.5 करोड़ की एसेट है, 150 करोड़ की, सॉरी 150 करोड़ की, और आप 100 करोड़ की डिवेंचर इशू कर रहे हैं, तो आपने इस एसेट पे चार्ज लगा दिया, अपनी इस लैंड और बिल्डिंग पे चार्ज लगा दिया। अब सर इसका मतलब क्या है चार्ज लगाने का और ढंग से, कल को अगर आप कंपनी डिवेंचर होल्डर का पैसा नहीं दे पाती, डिवेंचर होल्डर से एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप पैसा लेके आते हैं, 5 साल या 10 साल जो भी आपने एग्रीमेंट किया है, अगर मेच्योरिटी की डेट आ जाती है, डिवेंचर होल्डर को जब पैसा देना होगा, आपने लोन लिया था पब्लिक से, पैसा लौटाना है 100 करोड़ रुपये, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी जो चार्ज लगाया था इस लैंड और बिल्डिंग को, उसे बेचा जाएगा और बेच के डिवेंचर्स का पैसा चुकाया जाएगा। तो डिवेंचर हमेशा क्या होते हैं, सिक्योर्ड होते हैं। यानी कोई जब भी कंपनी पब्लिक से लोन लेती है डिवेंचर के नाम पे, तो अपनी किसी एसेट पे चार्ज लगाती है। अभी आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे अपने सी इंटर में, ये आपको ROC को बताना होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी को बताना होता है, कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होता है कि हमने एक एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है, तभी आपको परमिशन मिलती है डिवेंचर इशू करने की। क्योंकि कल को अगर कंपनी डूब गई तो फिर डिवेंचर होल्डर का पैसा कहाँ से आएगा। तो हमेशा डिवेंचर सिक्योर्ड होते हैं और ये डिवेंचर जो इसके लिए एक रिसिप्ट वो आपको देती है, जब आपसे लोन लेती है सिक्योरिटी रिसिप्ट देती है लाइक डिवेंचर, और ये भी इन पे भी GST नहीं लगता है क्योंकि ये सिक्योरिटीज़ का पार्ट माने जाते हैं। डिवेंचर तो आपने पढ़ लिया, सिक्योरिटीज़ में कवर्ड होते हैं, और यूनिट्स तो आपको पढ़ाई दी, म्यूचुअल फंड भी यूनिट्स में आते हैं। तो ये सब क्या है, सिक्योरिटीज़, यानी सिक्योरिटी में शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, ये सब सिक्योरिटी का पार्ट है। इनको बेचने खरीदने पे किसी तरह का GST चार्ज नहीं हो सकता। डेरिवेटिव मैंने आपको पढ़ाई दिया। कंक्लूजन में आ जाते हैं फटाफट। कंक्लूजन क्या है, सिक्योरिटीज़ इन जनरल इंक्लूड शेयर, सिक्योरिटी में शेयर आते हैं, बॉन्ड भी आते हैं, डिवेंचर ऑफ अ कंपनी, डेरिवेटिव भी आएगा, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड भी आएंगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी आएंगी, गवर्नमेंट भी इशू करती है शेयर, डिवेंचर, राइट और इंटरेस्ट। आपके पास कोई इंटरेस्ट है सिक्योरिटीज़ में, सिक्योरिटीज़ आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ गुड्स और सर्विस। सिक्योरिटी को ना तो गुड्स माना गया है और ना ही सर्विस माना गया है। तो जब गुड्स ही नहीं है और सर्विस भी नहीं है तो GST ही नहीं लगेगा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है किस पे, गुड्स पे, और GST सर्विसेज पे लगता है, तो यहाँ पे कोई GST चार्ज नहीं होगा। अब आपने सुना कि शेयर जब खरीदने हैं तो आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा। डीमटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अलॉट होते हैं शेयर, फिजिकल फॉर्म में अलॉट नहीं होते, तो इसे बोलते हैं डीमटेरियलाइज्ड, ठीक है। तो किसी ब्रोकर के पास आप गए, ब्रोकर के पास ही जाना होगा, या किसी बैंक भी खोलते हैं आजकल डीमेट अकाउंट, जाना होगा, तो वो बैंक आपसे फ़ीस लेगा ना, फ्री में थोड़ी काम करेगा, कोई ब्रोकर आपसे फ़ीस लेगा। ब्रोकर जो होते हैं वो आप मीडिएटर होते हैं जो आपको स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हैं, तो ब्रोकर आपसे कुछ ना कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। जैसे आपको अपने शेयर बिकवाने तो भी आप ब्रोकर के पास जा सकते हैं, वो बायर ढूंढ के दे सकते हैं और आप अपने शेयर उस बायर को बेच सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी के ब्रोकर होते हैं, जैसे शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं, तो ये कोई फ़ीस आपसे चार्ज करते हैं, कमीशन चार्ज करते हैं। तो मान लीजिए फ़ीस ले रहे हैं आपसे 1,000 रुपये आपके शेयर बिकवाने के बदले,
तो क्वेश्चन उठता है ये सर्विस दे रहे हैं ना ब्रोकर आपको, बिल्कुल आपके लिए सर्विस दे रहे हैं, आपके भी यहाँ पे बायर ढूंढ रहे हैं जिससे आप अपनी शेयर बेचेंगे, ये आपको सर्विस दे रहे हैं। अब ये ब्रोकर कह रहा है कि मैं इस पर जीएसटी नहीं दूंगा, तो जीएसटी वाले बोल रहे हैं भैया क्यों नहीं दोगे, क्योंकि आपने लिखा है ना सिक्योरिटी मार्केट पे जीएसटी नहीं लगता है। तो जीएसटी वालों ने बोला हमने ये लिखा है कि सिक्योरिटीज़ पे जीएसटी नहीं लगता, पर अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सर्विस दी जाती है, जैसे आप कमीशन ले रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं और कोई भी चार्जेस आप कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो तो जीएसटी के दायरे में आएगा, क्योंकि वो तो सर्विस है, उस पर तो हम लेंगे आपसे जीएसटी। यही पढ़ाया गया यहाँ पे। However, it is important to note that if some service charges लिया जाता है या कोई फीस ली जाती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस ली जाती है, कोई ब्रोकरिंग चार्जेस लिया जाता है, लाइक फीस, इसी तरह की कोई फीस ली जाती है, लायबल फॉर जीएसटी, इन पे जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पे डीप एनालिसिस खत्म होता है सिक्योरिटीज़ का। बस आपको ये ध्यान रखना था कि चाहे शेयर हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स हो, डेरिवेटिव्स हो, ये शेयर मार्केट में कवर्ड है, सिक्योरिटीज़ का पार्ट है और सिक्योरिटी पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं होता। हाँ, कोई फीस ले रहा है कोई ब्रोकर आपसे, कोई डॉक्यूमेंटेशन फीस है, कोई कमीशन ले रहा है, कोई सर्विस चार्जेस ले रहा है, कोई ब्रोकरिंग चार्जेस ले रहा है, उसमें यहाँ पर जीएसटी देना होगा। चलिए इसको यहीं तक करते हैं। डीप में एनालिसिस करने से क्या होता है, जब आप सीए फाइनल में आएंगे तो आपको अलग से बार बार आपको जीएसटी की कोचिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जल्दी से आप कैच कर लेंगे। देखिए इस तरह का सिलेबस मिलता है मार्केट में। स्कैनर आता है, स्कैनर का मतलब होता है जो 20 एटम के क्वेश्चन होते हैं वो इसमें दिए होते हैं। अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं स्कैनर्स के क्वेश्चन, तो अलग से स्कैनर नहीं खरीदना होता है। हम जब पढ़ते थे तो हम स्कैनर ज़रूर खरीदते थे, क्योंकि हमारे टाइम में बहुत कम सॉल्व स्कैनर्स आते थे। तो ये सॉल्व होता है स्कैनर, इसमें पास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं, इसमें ग्राफ वगैरह होते हैं, चार्ट वगैरह बने होते हैं कि वो चैप्टर एग्जाम में कितनी बार आया है। देखिए इस तरह से ये आपको बताते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया। तो स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प मिलती थी हमें कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार क्वेश्चन आता है और कौन से टॉपिक पे कितनी बार पूछा गया बताते हैं। तो मैं साथ के साथ आपका स्कैनर भी सॉल्व कराता चलूँगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही। आप जितना ज़्यादा रिवाइज करते हैं किसी चीज़ को, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो हम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन से सॉल्व कर लेते हैं। 2018 में, देखिए 2018 मई में क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में। क्या है क्वेश्चन, लिस्ट एनी 6 स्टेट लेवीज, आपको 6 ऐसे टैक्स बताने हैं स्टेट के, विच आर सबज्यूम, सबज्यूम मतलब जो कि मर्ज हो चुके हैं जीएसटी में, यानी वो बंद हो चुके हैं और जीएसटी के नाम से लगते हैं, वो बंद हो चुके हैं। देयर आर 6 स्टेट लेवीज, 6 लेवीज मतलब चार्जेस, विच आर सबज्यूम इन जीएसटी, जो कि जीएसटी में मर्ज हो गए, आर इज अंडर स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स, ये बंद हो चुका है, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स बंद हो चुका, अदर देन टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडी, पर कोई ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, ये लोकल बॉडीज़ तो अभी भी टैक्स लगा सकती है एंटरटेनमेंट टैक्स, पर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्स नहीं लगा सकती है, जीएसटी में मर्ज हो चुका है। पहले मूवी टिकट्स पे लगता था एंटरटेनमेंट टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी बंद हो चुका है, लिवाइड बाय सेंट्रल लगाती कौन थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट। ऑक्ट्रा एंड एंट्री टैक्स बंद हो चुका है, कोई चुंगी वगैरह नहीं लगती है। परचेज टैक्स हट चुका है, लग्जरी टैक्स हट चुका है। तो ये जो 6 टैक्स हैं ये हट चुके हैं जो स्टेट गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती थी। 2018 नवंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, लिस्ट एनी 4 सेंट्रल लेवीज, 4 सेंट्रल टैक्स के नाम बताइए जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, विच आर सबज्यूम इन जीएसटी, जो कि जीएसटी में मर्ज हो चुके हैं। द सेंट्रल लेवीज विच आर सबज्यूम इन जीएसटी आर, ये 4 टैक्स बंद, जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बंद हो चुकी जो प्रोडक्शन पे लगती थी। सर्विस टैक्स हट चुका है। एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, जो सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक क्रीम, टॉयलेट मतलब सौंदर्य प्रसाधन, जो कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह बनाते हैं, फेस क्रीम एटसेट्रा, उन पे हट चुकी है। सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी हट चुकी है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी भी हट चुकी है, सीवीडी काउंटर वेलिंग ड्यूटी बोलते थे। अब इनका लॉजिक बताने का तो मतलब नहीं, हट चुके हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी हट चुका है। सेंट्रल सरचार्ज यानी कोई एक्स्ट्रा टैक्स एज इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस हट चुके हैं। कोई भी 4 टैक्स आपको मेंशन करने थे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके रिवाइज हो गए। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, फटाफट रीड कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स वेयर द इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, बर्डन एंड द इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। मतलब डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें पेयर बियरर सेम पर्सन होता है, यानी पे भी आपको ही करना है और बर्डन भी आपको ही बियर करना है। जैसे आपकी इनकम पे टैक्स कौन देगा, आप खुद देंगे ना, मम्मी पापा थोड़ी देंगे। तो डायरेक्ट टैक्स का जो इंसिडेंस है, बर्डन है, वो आप पे ही पड़ेगा। बर्डन यानी पेयर और बियरर सेम पर्सन होगा, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स वेयर इंसिडेंस मतलब बर्डन ऑफ टैक्स एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन 2 डिफरेंट पर्सन।
डिफरेंट पर्सन होते हैं। जैसे जीएसटी कलेक्ट कौन करेगा कस्टमर से? बिजनेसमैन। मतलब देना किसको है? बिजनेसमैन को देना है गवर्नमेंट को जीएसटी पर। बर्डन किस पे डाल देता है? वो आप पे डाल देता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर डिफरेंट पर्सन होते हैं, जबकि डायरेक्ट टैक्स में पेयर बियरर सेम पर्सन होते हैं। दूसरा डिफरेंस, डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए नेचर का। जैसे जैसे आप इनकम कमाते जाएंगे टैक्स की रेट बढ़ती जाएगी। जैसे अगर 10 लाख तक है तो 15%, 10 लाख से ऊपर है तो 30%। अभी आप पढ़ेंगे, मैं तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का होता है। रिग्रेसिव मतलब चेंज थोड़ी होती रेट। रतन टाटा खरीदने आ रहे हैं पार्ले जी का बिस्किट तो भी उतने रुपए का मिलेगा। उस पर जीएसटी की रेट अगर 5 है तो 5 ही लगेगी ना। ये थोड़ी कि रतन टाटा खरीद रहे हैं तो आप 50% टैक्स ले लेंगे। तो रिग्रेसिव का मतलब होता है कि रेट चेंज नहीं होती हैं आपकी इनकम के अकॉर्डिंग। वो जो रेट फिक्स है वही लगेगी, चाहे रिक्शे वाला खरीदे, चाहे मैं खरीदूँ, चाहे आप खरीदें, चाहे रतन टाटा जी खरीदें, सेम रेट से जीएसटी चार्ज होगा। वहाँ रेट बदलती नहीं है एज पर टर्न की। आपकी सेल 10 करोड़ हो गई तो जीएसटी इतना लगेगा, 10 से ज़्यादा है तो इतना लगेगा। चाहे 10 करोड़ हो चाहे 50 करोड़ हो, रेट सेम ही रखी जाएगी, रेट चेंज नहीं होगी। जैसे आपकी सेल जीएसटी की 10% है किसी इस पेन पर जीएसटी की रेट। अब मैं चाहे इस पेन को 10 रुपये, चाहे मेरी सेल 100 करोड़ रुपए हो, चाहे 500 करोड़ हो, चाहे 1000 करोड़ हो, मेरे को हमेशा 10% ही तो देना है इस पर। ये थोड़ी कि चेंज हो जाएगी रेट। पर इनकम टैक्स में इनकम के अकॉर्डिंग रेट चेंज होती है। तो प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव मतलब जैसे जैसे इनकम कमाते जाओगे टैक्स बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट थर्ड डिफरेंस, टैक्सेबल इनकम ऑफ असेसी। जो डायरेक्ट टैक्स है वो इनकम पे लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम द असेसी। आप असेसी टैक्स पेयर से कलेक्ट करते हैं। लेवी में तो चार्ज भी उस पर होता है, कलेक्ट भी उससे होता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एंड कलेक्टेड फ्रॉम कंज्यूमर से चार्ज करते हैं, बट पेड टू द एक्सचेकर बाय द डीलर। एक्सचेकर मतलब होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एक्सचेकर का मतलब होता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो मनी कलेक्ट करता है। डीलर मतलब बिजनेसमैन। यानी आप चार्ज तो किससे कर रहे हैं? कस्टमर से, पर ये पे कौन करता है? बिजनेसमैन देता है एक्सचेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता, डायरेक्टली बॉन्ड बाय द असेसी हैंस कैन नॉट बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट नहीं होता, आप इसको कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। अगर कलेक्ट करेंगे तो इलीगल है, आपको पेनल्टी फाइन लगेगा। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, यानी आप कस्टमर से पैसा कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा सकते हैं। आपको अपनी जेब से नहीं देना होता। डायरेक्ट टैक्स तो आप पे बर्डन है, आपको अपनी ही जेब से देना होगा, आप किसी से लेके नहीं दे सकते। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन शिफ्टेड टू सब्सिक्वेंट और अल्टीमेट कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स आफ्टर द इनकम फॉर अ ईयर इज अर्न। डायरेक्ट टैक्स नेक्स्ट ईयर ही देना होता है ना। जिस साल आप इनकम कमाते हैं, आपको मैं डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ा रहा हूँ, आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा था कि प्रीवियस ईयर में तो इनकम कमाते हैं और नेक्स्ट ईयर हमें टैक्स देना होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में तो ऐसा ही होता है कि इनकम कमाने के बाद आप टैक्स देते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं होता। सेम जैसे मैं पेन आज बेच रहा हूँ तो मुझे आज ही देना होगा जीएसटी, ये थोड़ी अगले साल का वेट होगा। तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, उसे एट द टाइम ऑफ सप्लाई पे देना पड़ता है। नेक्स्ट, वेदर जीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इज एप्लीकेबल इंपोर्ट ऑफ गुड्स। पढ़ाया था आपको, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे लगेगा आईजीएसटी, क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं, और जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहाँ पे वो गुड्स और सर्विस कंज्यूम हो रही है उसी देश को, उसी राज्य को, उसी स्टेट को जीएसटी मिलेगा। तो अगर कोई गुड्स आप इंपोर्ट करके भारत लेके आते तो कंज्यूम कहाँ होगा? इंडिया में होगा, और वो इंटर स्टेट माना जाएगा, और उस पर क्या लगेगा? जीएसटी यहाँ पे चार्ज किया जाएगा। In terms of Section 7 of the IGST Act, import of goods or services or both are shall be treated to be supply in the course of interstate trade और commerce माना जाएगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है। Accordingly, tax under the provision of IGST Act 2007, यहाँ पे IGST अप्लाई होगा गुड्स और सर्विसेज पे। ये सेकंड क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का गलती से आ गया सप्लायर। नेक्स्ट, व्हाट आर द टैक्सेस दैट आर लेविड, जो कि चार्ज होते हैं ऑन एन इंट्रा स्टेट। इंट्रा मतलब सेम स्टेट, INTR इंट्रा। तो एक ही स्टेट में अगर आप दे रहे हैं तो आप पढ़ चुके हैं, CGST और SGST लगेगा, और यूनियन टेरिटरी है तो CGST और UTGST लगेगा। इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 9 ऑफ द CGST एक्ट, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग ही लगता है CGST, अभी आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। Interstate supply are liable to CGST and SGST. In terms of Section 7 of UTGST Act, interstate supply are affected by taxable person located in Union Territory में अगर आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे CGST UTGST लगेगा। अगर आप सेम स्टेट में काम कर रहे हैं तो SGST, और सेम स्टेट में बेच रहे हैं, स्टेट है आपका तो CGST और SGST, और यूनियन टेरिटरी में बेच रहे हैं तो CGST और UTGST चार्ज होगा। फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीएसटी इन वर्ल्ड, फ्रांस। आप पढ़ चुके हैं, फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था 1954 में फ्रांस पहला देश था जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर पार्लियामेंट टू इम्पोर्ट IGST इन इंडिया। पार्लियामेंट पढ़ा था आपने, जीएसटी लाने के लिए नया आर्टिकल जोड़ा गया 246A,
कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके नया आर्टिकल 246A जोड़ा गया है। इसके फर्स्ट क्लॉज में तो लिखा गया है कि अगर सेम स्टेट में बिक रहा है सामान, इंट्रा स्टेट हो रही है तो CGST भी लगेगा और SGST भी लगेगा, और एक स्टेट से दूसरी स्टेट बिक रहा है तो क्लॉज सेकंड में लिखा गया है पार्लियामेंट लेगी GST। तो यहाँ पे देखते हैं है क्या, नहीं, यहाँ पे नन ऑफ द अबव आएगा क्योंकि यहाँ पे ये आर्टिकल मेंशन नहीं है। डुअल GST मॉडल इज मेनली ड्रॉन फ्रॉम कनाडा। आपने पढ़ा था कनाडा के बाद ब्राज़ील और अब इंडिया थर्ड कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे GST लगाया था, क्योंकि केलकर टास्क फोर्स कमेटी जो बनी थी उसने तो कहा था कि GST नेशनल बेसिस पे लगना चाहिए इंडिया में। नेशनल बेसिस मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होना चाहिए, स्टेट को नहीं होना चाहिए। पर हमारे देश में 2 सरकारें चलती हैं, तो कनाडा पहली कंट्री था जिसने डुअल बेसिस पे लगाया था, यानी वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट भी लेती है GST और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेती है। अंडर GST लॉ टैक्स इज लेवाइड। GST में टैक्स कौन लगाता है? साइमल्टेनियसली यूनियन और स्टेट दोनों गवर्नमेंट लगाती हैं GST में। ठीक है, तो अब जो आंसर मैं वही पढ़ रहा हूँ। GST रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज आर, ये फ्लोर रेट है। फ्लोर रेट पढ़ाया था मैंने आपको टॉपिक, अगर नहीं देख रखा तो फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस आप जाके देख लें प्लेलिस्ट में। फ्लोर रेट मतलब जो रेट है मिनिमम इतनी रेट तो लगेगी GST में। 0% भी है, 5% भी है, किसी प्रोडक्ट पे 12% भी है, 18% भी है और 28% भी है। ये फ्लोर रेट है जो लगेगी। 0% बताएंगे क्या रेट है अभी तो आप इसको समझ लें, डीप में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर GST आप पढ़ेंगे 20% और 20%। मैक्सिमम जो GST ले सकती है गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे 40% ले सकती है, 20% CGST, 20% SGST। तो मैक्सिमम रेट कितनी ले है? 40%। पर ये CGST में पूछा तो CGST मैक्सिमम कितना ले सकती है? 20%। अगर ये टोटल पूछता कि बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम रेट प्रिस्क्राइब अंडर GST एक्ट, ये CGST नहीं पूछता तो आप 40% होता आपका आंसर, पर केवल CGST में पूछ रहा है तो 20%। अंडर डैश अमेंडमेंट एक्ट 2016 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड, तो आपने पढ़ा था अंडर 101 अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 101 अमेंडमेंट था जिसमें हमने नया आर्टिकल जोड़ा था 246A, और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही इंडिया में GST लिया जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज ऑलरेडी सबज्यूम इन GST, बताइए कौन सा टैक्स GST में मर्ज हो चुका है? मोटर स्पिरिट नहीं, पेट्रोल पे तो अभी भी GST लगता है, आप पढ़ चुके हैं, सॉरी पुराने टैक्स लगते हैं, अभी GST में नहीं आया वो, ये उस दिन से GST के दायरे में आएगा पेट्रोल या मोटर स्पिरिट जिस दिन GST काउंसिल अपना सुझाव देगी। टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये मर्ज नहीं हुआ है GST में। टैक्स ऑन प्रोडक्शन अल्कोहल, शराब पे भी जो टैक्स लगता है पुरानी टैक्स लगेंगे, इस पर GST नहीं लगेगा, ये भी मर्ज नहीं हुआ। लग्जरी टैक्स ये मर्ज हो गया, पढ़ाया था आपको, लग्जरी टैक्स GST में मर्ज हो चुका है। GST इज एप्लीकेबल टू स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं सीधे आंसर पढ़ रहा हूँ, GST जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। हु विल नोटिफाई द रेट ऑफ टैक्स टू बी लेवाइड अंडर GST, रेट कौन बताता है सरकार को? आपने पढ़ा था GST काउंसिल बनी हुई बताती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल, GST काउंसिल जो रेट बताती है उसके बेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है रेट को कि किस प्रोडक्ट पे कौन सी रेट होनी चाहिए। तो फर्स्ट चैप्टर का स्कैनर पूरा हो गया, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं वो अपन ने पूरे कर लिए। यहाँ पर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना कमेंट करके, और डीप में पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको लग रहा है आपकी थोड़ी सी हेल्प हो रही है पढ़ाई में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं वो बताइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।